हेलो बच्चों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सेकेंड लेक्चर है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था, तो जाके जरूर आप इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा सारा चीज़। ठीक है, ये करंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होता है, क्यों होता है, ये सब रीजन आपको मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, आज के इस सेकेंड वीडियो में मैं आपको सोर्सेज के बारे में बताऊंगा कि सोर्स क्या है, आखिर जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ना, इन वेव्स के सोर्स क्या है, ठीक है, क्यों प्रोड्यूस होता है। तो इसके सोर्स के बारे में आज का इस वीडियो पूरा डिस्कशन होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक एक लाइन बच्चों एक्सप्लेन करूंगा, बस आपको फोकस करके देखना है, आपको समझ में आते चलेगा। हाउ आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। नाइदर स्टेशनरी चार्जेस नॉर चार्जेस इन यूनिफॉर्म मोशन, ना स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है, ना यूनिफॉर्म मोशन में जो चार्ज है वो प्रोड्यूस कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, ये दोनों जो है ना, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है और यूनिफॉर्म मोशन में जो चार्ज है वो करंट को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, कैन बी सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब ये नहीं हो सकते हैं। द फॉर्मर प्रोड्यूसेज ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स, मतलब जो ये स्टेशनरी चार्ज है ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करेगा, while the latter produces magnetic fields, जबकि यूनिफॉर्म मोशन में जो चार्ज है ना वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके, हाउएवर डू नॉट वेरी विद टाइम, जबकि ये प्रोड्यूस तो करेंगे बट टाइम के साथ वेरी भी नहीं करेंगे। मतलब ये कैसे प्रोड्यूस करेंगे, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ही कॉम्बिनेशन होता है ना, दोनों एक साथ प्रोड्यूस होता है। बट यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टेशनरी चार्ज है ना, ये टाइम टाइम के साथ वेरी होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। यहाँ जो यूनिफॉर्म मोशन में चार्ज है वो टाइम के साथ वेरी करने वाला प्रोड्यूस नहीं करेगा। समझ में आया ना। और यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखते हैं बच्चों, ये टाइम के साथ वेरी करने वाला मतलब फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वेरिएबल फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इट इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ मैक्सवेल्स थ्योरी दैट, देखिए पढ़िए यहाँ से, दैट एक्सेलरेटेड चार्जेस रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी था, एक मिनट, थ्योरी था मैक्सवेल का, जिसमें इन्होंने बोला है, क्लियरली बोला है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना वो एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से होता है ना, एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से होता है। तो ये जो सोर्स है ना इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आप एटॉमिक पढ़े होंगे इस चीज को, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जहाँ पे आपको बताया गया होगा इस चीज के बारे में कि चार्ज जब एक्सेलरेट करता है ना, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि ऐसा एज्यूम किया गया था कि अगर चार्ज, यहाँ दिखा देता हूँ एक मिनट, कि अगर चार्ज एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेट होते 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 ये धीरे धीरे अपने उसमें गिर जाएगा, है ना, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। ठीक, क्योंकि एनर्जी रेडिएट करता है, ऐसा मतलब जस्ट एज्यूम किया गया था, जिसको बाद में गलत बता दिया गया था, है ना। समझ में आया ना आप लोगों को। तो स्टार्टिंग में ऐसा एज्यूम किया गया था भाई, क्योंकि ये चीज तो क्लियर है ना कि एक्सेलरेटेड चार्ज एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना। तो अगर एक्सेलरेटेड चार्ज एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक, तो उसी चीज को यहाँ पे मैक्सवेल ने अपने थ्योरी में एक्सप्लेन किया, एक्सपेरिमेंट्स करके किया, ऐसे भरवली बोल के नहीं किया। एक्सपेरिमेंट्स किया जहाँ पे उन्होंने बताया कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज होगा वो रेडिएट करेगा, है ना, कुछ एनर्जी, जिसको बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि ये प्रूफ किया उन्होंने, है ना। द प्रूफ ऑफ दिस बेसिक रिजल्ट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, मतलब कि एनसीईआरटी के बुक में हम लोग को नहीं पढ़ना है, हायर स्टडीज में पढ़ना है प्रूफ के बारे में। बट वी कैन एक्सेप्ट इट ऑन द बेसिस ऑफ रफ क्वालिटेटिव रीजनिंग। ओके, मतलब रफली हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कंसिडर अ चार्ज ऑसिलेटिंग विद सेम फ्रीक्वेंसी। आप ऐसा मानिए कि एक चार्ज है जो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, जो सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, जो जो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ ब्रैकेट के अंदर, एन ऑसिलेटिंग चार्ज इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज।
क्योंकि जो चार्ज ऑसिलेट करेगा, तो एसएचएम में आप पढ़े हुए, मैं समझा देता हूँ। जो चार्ज ऑसिलेट करेगा ना, उस पर नेट फोर्स एक्ट करता है। एसएचएम में आप पढ़े होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, समझ में आया ना, तो इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करता है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करता है जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है। एसएचएम में आप पढ़े होंगे ना कि जब ऑसिलेशन करेगा, है ना, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर? तो उसी चीज को यहाँ बोला गया कि एन ऑसिलेटिंग चार्ज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज, मतलब क्योंकि एक्सेलरेट तो करेगा अगर ऑसिलेशन है तो। ठीक है, दिस प्रोड्यूसेज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। क्योंकि देखो, अगर चार्ज पार्टिकल बच्चों है, मैं बता दूं एक चीज आपको कि अगर चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो चार्ज पार्टिकल अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, और मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, साथ में ये ऑसिलेट कर रहा है तो यहाँ पे वेव भी होगा, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है तो उसके पास एक वेव का इक्वेशन होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स करके, है ना, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, दैट मीन्स कि पार्टिकल मतलब चार्ज अगर है तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा हो, ठीक है, चाहे वो एक्सेलरेट कर रहा हो। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा ना, तब भी ये दोनों प्रोड्यूस करेगा, मतलब दोनों साइड में नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मैं तो बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रोड्यूस करेगा। बट अगर एक्सेलरेट कर रहा होगा ना, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक के साथ साथ ये अपना वेव भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वेव भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो वही चीज बताया गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, विच प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ प्रोड्यूस होगा, विच इन टर्न इज अ सोर्स ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फिर जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक प्रोड्यूस करेगा, फिर जो मैग्नेटिक प्रोड्यूस हुआ वो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे ही चलते रहेगा, ये जो प्रोसेस है ना बच्चों, ये प्रोसेस ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक, अब देखिए, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दस रीजनरेट ईच अदर, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो ना एक दूसरे को रीजनरेट करते रहेंगे। सो टू स्पीक एज अ वेव प्रोपागेट्स थ्रू द स्पेस, एक मिनट, द वेव प्रोपागेट्स थ्रू द स्पेस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचुरली इक्वल्स, इसको हाईलाइट करना चाहिए। देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचुरली इक्वल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज। ठीक है, मतलब यहां बोलना चाह रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी है ना, वो जो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है उसके फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। नेचुरली होना भी चाहिए ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, वो किसकी वजह से हो रहा है, तो चार्ज का ऑसिलेशन की वजह से हो रहा है। तो जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है उसी की फ्रीक्वेंसी के बराबर होना भी चाहिए नेचुरली। ठीक है, द एनर्जी एसोसिएटेड, देखिए, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द प्रोपागेटिंग वेव कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी ऑफ सोर्स, मतलब जो एनर्जी आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बच्चों, वो कहाँ से आता है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज का एनर्जी आता है। क्योंकि जो एक्सेलरेटेड चार्ज है ना, मतलब सिंपल ऑसिलेशन आप पढ़े हुए हैं, इस चीज़ को आप जानते होंगे कि जब कोई भी पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसके पास एक टोटल एनर्जी भी होता है। वो एनर्जी क्या होता है, हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इतना एनर्जी भी होता है। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये जो भी एनर्जी आता है ऑसिलेटिंग चार्ज के पास है, वही एनर्जी जाके एसोसिएट होगा किसके साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए, फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिस्कशन इट माइट अपीयर इजी टू टेस्ट द प्रेडिक्शन दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि जो डिस्कशन हुआ उससे ये मतलब बहुत इजीली हम बता सकते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
वी माइट थिंक दैट, देखो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर प्रूव हो गया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या बोलता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यही तो बोलता है कि एक ऐसा वेव है जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, बट दोनों आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे एंड प्रोपागेशन से भी परपेंडिकुलर होंगे, वेव जिधर प्रोपागेट करेगा उधर से, यही तो बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वहां पर ये चीज तो प्रूव हो ही गया ना कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक होगा, समझ में आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, वेव भी होगा। अब परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये आगे भी आपको मैं प्रूव करके दिखा दूंगा, ठीक है। वी माइट थिंक दैट all we needed to do was to set up an AC circuit in which current oscillate at the frequency of visible light, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, all we needed to do was to set up an AC circuit, बोल रहा है कि सिर्फ हमें एक AC सर्किट सेटअप करने की जरूरत है। क्यों AC सर्किट? क्योंकि AC सर्किट में बच्चों चाहे हम चार्ज देखें या करंट देखें, सब कुछ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होगा, मतलब ये इस फॉर्म में होगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के फॉर्म में होगा या कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स के फॉर्म में होगा, मतलब टाइम डिपेंडेंट होगा जो भी आएगा। तो वही बोल रहा है कि हमें बस एक एसी सर्किट सेटअप करने की जरूरत है जिसमें करंट ऑसिलेट करेगा एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है, से येलो लाइट, बट देखो बट लास्ट दैट इज नॉट पॉसिबल, जबकि देखा गया कि मतलब ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मतलब येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी पे हम सेटअप कर पाए, है ना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट इज अबाउट 6 into 10 to the power 14 hertz, while the frequency that we get even with modern electronic circuits is hardly about 10 to the power 11। तो येलो लाइट का जो है ना 10 to the power 14 का ऑर्डर में है, जबकि हम लोग को मैक्सिमम कितना मिलता है, जो सर्किट्स होता है सर्किट का कितना होता है 10 to the power 11। तो ये तो नहीं हो पाएगा, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए बोला लिखा है ना दैट इज नॉट पॉसिबल। रीजन समझ में आ गया ना आपको, फ्रीक्वेंसी इसका रीजन है क्योंकि येलो लाइट का फ्रीक्वेंसी 10 to the power 14 के ऑर्डर में होता है, जबकि सर्किट्स का फ्रीक्वेंसी 10 to the power 11 के हर्ट्ज में होता है, ठीक है। दिस इज व्हाई द एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बोला गया दिस इज व्हाई द एक्सपेरिमेंटल demonstration of electromagnetic wave had to come in low frequency region, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो सबसे लार्ज फ्रीक्वेंसी रीजन जो मिल रहा था ना, बोल रहा है कि यहाँ देखिए पढ़िए, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज हार्डली अबाउट 10 to the power 11, मतलब सबसे जो बड़ा वैल्यू मिलेगा ना वो 10 to the power 11 का ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब उससे कम में इजीली एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, तो वही बोला कि हैड टू कम इन द लो फ्रीक्वेंसी रीजन, ठीक है, जो कि रेडियो वेव रीजन है। रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी लो होता है, एज इन द हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हर्ट्ज सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंटल टेस्ट ऑफ मैक्सवेल्स थ्योरी क्रिएटेड अ सेंसेशन एंड स्पार्क्ड ऑफ अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स इन दिस फील्ड। हर्ट्ज ने यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट्स के तो और भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, ठीक है, तो वही उसी के बारे में बोला कि यहाँ पर कि बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो काफ़ी सेंसेशन क्रिएट किया लोगों में कि भाई ये भी हो सकता है क्या, वो भी हो सकता है कि बहुत सारे इन्होंने मतलब चीज़ों को प्रूव किया। देखिए, 2 इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स इन दिस कनेक्शन डिजर्व मेंशन। 7 years आफ्टर हर्ट्ज, जगदीश, देखिए इंडियन साइंटिस्ट थे बच्चों, जगदीश चंद्र बोस, वर्किंग एट कैलकाटा, उस वक्त पे कैलकाटा बोलते थे हम लोग, अब जो कि अभी कोलकाता हो गया, सक्सीडेड इन प्रोड्यूसिंग एंड ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ मच शॉर्टर वेवलेंथ। जो इन्होंने जो सबसे मतलब इन्होंने अच्छा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने प्रूव किया, उन्होंने बोला कि मतलब सक्सीडेड इन प्रोड्यूसिंग एंड ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ मच शॉर्टर वेवलेंथ, मतलब बहुत ही छोटे वेवलेंथ का इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया
और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है बच्चों, है ना। तो इन्होंने जो अचीवमेंट हासिल किया उसमें 25 मिलीमीटर टू 5 मिलीमीटर, सोचिए कितना छोटा वैल्यू पे इन्होंने मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी दिखा दिया। His experiment like that of Hertz was confined to laboratory at around the same time, है ना। अब देखो ये मार्कोनी जो साइंटिस्ट है ना इटली के, followed Hertz's work and succeeded in transmitting electromagnetic waves over distances of many kilometer। मतलब जो मार्कोनी थे ना, मार्कोनी ने ये मतलब प्रूव कर दिया, ठीक है, कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े डिस्टेंस तो मतलब किलोमीटर्स के रेंज में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो एक एनर्जी का फॉर्म है ना, ठीक है, एनर्जी कैरी कर रहा है, क्योंकि वेव है तो वेव तो एनर्जी कैरी करता है। तो इन्होंने मतलब ये चीज़ दिखाया, मतलब इनके अकॉर्डिंग, मार्कोनी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये चीज़ दिखा दिया कि हम बहुत दूर तक मतलब काफ़ी किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक हम लोग ईजिली ट्रांसमिट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, ट्रांसमिट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्कोनी के एक्सपेरिमेंट के बाद ही यहाँ पर जो ना बिगिनिंग ऑफ द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टार्ट हुआ था, है ना। कम्युनिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करके जो कम्युनिकेशन का जो दौर शुरू हुआ था ना, जो एक युग शुरू हुआ था, वो मार्कोनी के एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही शुरू हुआ था बच्चों, ठीक है। चलिए अब समझते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नेचर के बारे में समझते हैं। अगर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। तो अगर कुछ डाउट हो जरूर कमेंट करके पूछिए, बट अगर समझ में आ जाए बच्चों तो रिक्वेस्ट है कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। कुछ और आपको इंप्रूवमेंट लगता है इसमें करना चाहिए तो आप जरूर कमेंट करके बताइए मुझे, ओके। इट कैन बी शोन फ्रॉम द मैक्सवेल्स इक्वेशन दैट electric and magnetic fields, it can be shown from Maxwell's equations that electric and magnetic fields in an electromagnetic wave are perpendicular to each other, ठीक है। मतलब यहाँ से दिखाया जा सकता है मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट से कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, और वो दोनों प्रोपागेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन से भी परपेंडिकुलर है। इट अपीयर्स रीजनेबल से फ्रॉम our discussion of the displacement current, consider the electric field, देखिए यहाँ पे the electric field inside the plates of the capacitor is directed perpendicular to the plates. The magnetic field is this gives rise to the displacement current is along the perimeter of the circle parallel to the capacitor. So B and E are perpendicular in this case. This is a general feature. देखिए क्या जो बोला गया ना, मैं आपको एक बार समझाता हूँ। यहाँ पर बोला गया कि ये मान लो हम लोग के पास प्लेट है, कैपेसिटर का प्लेट हो गया, तो कैपेसिटर का प्लेट हो गया तो करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ पर कंडक्शन करंट, अंदर में डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का देखोगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर अगर सर्कमफ्रेंस पे, यहाँ पर अगर यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, तो अगर बोला जाए कि ठीक है आप फील्ड बताइए, मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो क्या करेंगे आप, भाई करंट तो ऐसे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट, तो इस करंट की वजह से फील्ड निकालोगे तो करंट के डायरेक्शन में थंब कर रख करके और फिंगर्स को जब कर्ल करके देखोगे तो फील्ड का जो पेरीमीटर आएगा ना वो ऐसे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक से परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पर बताना चाह रहा है, क्लियर। देखिए इन फिगर 8.3 ये वाला यहाँ दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक है और ये जो मैग्नेटिक है, देखिए दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। देखिए सो a typical example of plane electromagnetic wave propagating along z direction, the fields are shown as a function of z coordinate at a given time. The electric field Ex along the x-axis and varies sinusoidally
मतलब साइन के फंक्शन में है, ठीक है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ऐसे करके विद जेड at a given time the magnetic field By along the y-axis and again varies sinusoidally with z. The electric and magnetic fields Ex and By are perpendicular to each other and to the direction of z propagation, ठीक है, z of propagation. बोले हैं जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं Ex and By are perpendicular to each other, मतलब ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, एंड टू द डायरेक्शन z ऑफ प्रोपागेशन, क्योंकि जो डायरेक्शन जो प्रोपागेशन है बच्चों वो z एक्सिस के अलाउंग है. देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है x एक्सिस में, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है y एक्सिस में, बट देखो दोनों कहाँ प्रोपागेट कर रहे हैं, z में. प्रोपागेट मतलब किधर मूव कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं ये वेव, तो z एक्सिस में जा रहे हैं. ठीक है, समझ में आ गया. ओके, तो अब देखिए वी कैन राइट Ex एंड Ey एज फॉलोज. तो Ex इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट इंटू साइन ओमेगा साइन के जेड, मतलब जो हम लोग लिखते हैं ना इक्वेशन ये वाला, कि जैसे मान लो कि मुझे y लिखना है तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है. तो के जेड माइनस ओमेगा टी, बी वाई इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, where k is related to the wavelength of the wave produced by usual equations. Okay, k is equal to 2 pi by lambda. ठीक, देखिए ये ना ये जो फॉर्मूला है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपागेशन कांस्टेंट, ठीक है, और वेक्टर में बोलोगे तो प्रोपागेशन वेक्टर बोलते हैं इसको. तो ये आपको मिलेगा जब आप वेव मोशन पढ़ेंगे क्लास 11th का, तब वही चैप्टर जल्दी कराऊंगा आपको. पहले एक बार 12th कंप्लीट कर देते हैं बच्चों, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है, तो एक बार जैसे 12th कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको मैं 11th का पार्ट भी कंप्लीट कराऊंगा. ओके, ठीक है. देखिए आप देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा छोटा कर दीजिए. हाँ, देखिए k is related to the wave length of the wave by the usual equation k is equal to 2 pi by lambda, and omega is the angular frequency, k is magnitude of wave vector, ठीक है. प्रोपागेशन जिसको प्रोपागेशन कांस्टेंट बोलते हैं, लिखा नहीं है बट इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है. तो k इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर, जिसको हम प्रोपागेशन वेक्टर भी बोलते हैं. इट्स डायरेक्शन, मतलब एक्चुअली में क्या है बच्चों, ये जो k है ना, ये बताता है प्रोपागेशन के बारे में कि प्रोपागेशन किधर है. जैसे मैं लिख दूं कि k इंटू एक्स, दैट मीन्स की प्रोपागेशन x एक्सिस में है. अगर मैं लिख दूं k इंटू वाई, मतलब कि y एक्सिस में है. अगर लिख दूं k इंटू जेड, मतलब कि z एक्सिस में प्रोपागेशन है, ठीक है. इट्स डायरेक्शन डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव. द स्पीड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव इज, ये जो भी फॉर्मूला लिख रहे हैं स्पीड के बारे में, ये सारी चीजें बच्चों आपको मिलेगा बट वेव मोशन चैप्टर में मिलेगा. v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के. ओके, देखिए अब यहाँ पे यूजिंग इक्वेशंस 8.7 ए बी फॉर Ex एंड By, मैक्सवेल इक्वेशंस 1 फाइंड दैट, मैक्सवेल को वहां से एक इक्वेशन मिले. देखिए क्या, कि अगर हम लोग स्पीड जानते हैं ओमेगा बाई के होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना वो मूव करता है c से. c बोलते हैं मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसका वैल्यू मालूम है हम लोगों को. तो मैक्सवेल ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि वेव है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेव है. तो वेव जब प्रूव हो गया तो वहां से फिर उन्होंने ये भी प्रूव किया कि जो c है ना, ये आएगा रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. और फिर जैसे वहां पे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखा, ठीक है, तो ये वैल्यू रख के जब कैलकुलेट किया तो c अप्रॉक्स में आया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. द रिलेशन ओमेगा इज इक्वल टू सी के, इज द स्टैंडर्ड वन फॉर द वेव्स, ठीक है. अब देखिए यहां पर बोला गया फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 14.4 ऑफ क्लास 11th फिजिक्स टेक्स्ट बुक, मतलब ये 11th से ही लिया गया है बच्चों. मैं आपको ना जब 11th पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे एक बार रिकॉल करा दूंगा कैसे आएगा ये चीज़, ठीक है. तो 11th के से कंपैरिजन करके ये चीज़ लिया गया है. ओके, अब देखिए दिस रिलेशन इज ऑफन रिटन इन टर्म्स ऑफ, अभी आप यहाँ पे याद रखिए इस चीज़ को,
ये बस याद करने का है अपने को। v इज इक्वल टू, मतलब ये सॉरी v नहीं, फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है ओमेगा बाई 2 पाई। रीजन क्या है ऐसा? क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू हम जानते हैं कि 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ओमेगा बाई 2 पाई कर दो, ठीक है, समझ में आया? एंड वेवलेंथ क्या हो जाएगा? तो 2 पाई बाई के हो जाएगा वेवलेंथ, है ना? क्योंकि वेवलेंथ का यहाँ से हम निकाल देंगे ना, जो फॉर्मूला है ना, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाई के कर देंगे। क्लियर, समझ में आ गया? तो यहाँ से हम लोगों को मालूम हो जाएगा। अब देखो, अब हम लोग फ्रीक्वेंसी का जानते हैं, है ना? तो अब यहाँ से ये रिलेशन भी डिराइव हो जाएगा, ठीक है ना? ये रिलेशन भी हम लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी तो होता ही है ना। और फ्रीक्वेंसी की जगह पर क्या रख दोगे? तो सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रख दो सी बाई वेवलेंथ, है ना? तो 2 पाई इंटू सी बाई वेवलेंथ, तो ये भी आ गया, ठीक है ना? सी बाई वेवलेंथ रख दो यहाँ पे, तो ये रिलेशन भी आ जाएगा बच्चों यहाँ से। इट इज ऑल्सो सीन फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशंस दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर रिलेटेड एज बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी। क्योंकि सी इज इक्वल टू क्या होता है? तो सी इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर ना सी इज इक्वल टू होता है ई बाई बी या ई नॉट बाई बी नॉट। ये भी जो रिलेशन है ना, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड में एक मिलेगा लॉरेंस फोर्स, है ना? मैग्नेटिक फील्ड में एक मिलेगा लॉरेंस फोर्स। वहाँ लॉरेंस फोर्स है ना, ये प्रूव होता है कि v इज इक्वल टू ई बाई बी होना चाहिए, है ना? v इज इक्वल टू ई बाई बी होना चाहिए, ये वहाँ से प्रूव हो जाता है, ठीक है? तो वहीं से प्रूव होता है कि मतलब v स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल का रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इस टाइप से। तो फिर यहाँ भी बोल सकते हैं v को आपको क्या करना है? सीधे सीधे c से रिप्लेस करना है ना? तो v को c से रिप्लेस कीजिए। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड का पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट चैप्टर, तो वहाँ पे इस चीज को जरूर समझेंगे हम लोग, ओके? अब देखिए नेक्स्ट जो लाइन है बच्चों, इसमें क्या बोल रहा है कि वी हियर मेक रिमार्क्स ऑन सम इम्पोर्टेंट some features of the electromagnetic waves. They are self-sustaining oscillations of electric and magnetic fields in free space, ठीक है? मतलब इसका ये हुआ कि सेल्फ सस्टेनिंग का, कि ये जो इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक की वजह से मैग्नेटिक प्रोड्यूस हो रहा है एंड मैग्नेटिक की वजह से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो रहा है। बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो भी हम इनपुट देंगे ना, वो ऑसिलेशन में होना चाहिए, है ना? ऑसिलेट करने वाला होना चाहिए। मतलब कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे हम लोग, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होना चाहिए, ठीक है? या चार्ज अगर हम इनपुट में दे रहे हैं तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है? मतलब पीरियोडिक होना चाहिए। They differ from all the other waves we have studied so far in respect that no material medium is involved in vibrations of electric and magnetic fields, ठीक है? मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो भी अभी तक हम पढ़े हैं ना, उससे डिफर है बिल्कुल ये, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर जो पढ़े हैं उसमें मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट कहीं पर नहीं थी बच्चों। दैट मीन्स कि बिना मीडियम के वे ट्रैवल करता है। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सनलाइट। अब सनलाइट देखेंगे तो सन की जो रेज है ना, वो बिना मीडियम के ट्रैवल करती हैं, है ना? ऊपर में वैक्यूम है, ठीक? तो वैक्यूम से ट्रैवल करते हुए आती हैं, तो वहाँ पे तो कोई मीडियम है नहीं, ओके? बाकी जो अदर आप वेव पढ़े हैं, जैसे कि वेव मोशन में साउंड वेव हो गया, है ना? तो वो सब क्या था, उनको वहाँ पे मीडियम की रिक्वायरमेंट है। बिना मीडियम के वो लोग ट्रैवल नहीं कर सकता। जैसे अगर पूरा एकदम वैक्यूम में जाकर हम लोग खड़े होकर बोले, कंप्लीट अगर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए और वहाँ जाकर के हम लोग खड़े होकर बोले, तो वहाँ पर हमारी जो आवाज़ है ना, वो मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे हम बोल रहे हैं बट आवाज़ नहीं निकल रही है ना? बट हम लोग तो बोल रहे होंगे, बट वहाँ पे सामने हमारे कोई मीडियम पार्टिकल नहीं है जो हमारे साउंड एनर्जी को कैरी कर सके, ओके? देखिए अब नेक्स्ट यहाँ पर, बट what if a material medium is actually there? We know that light or electromagnetic wave does propagate through glasses. For example, we have seen earlier that the total electric field, magnetic fields inside a medium are described in terms of permittivity, ठीक है? देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप जाके देखेंगे, जो मैंने भी बना रखा है एनसीईआरटी पे, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड में भी आप लोग इस चीज़ को देखे हुए हैं कि यहाँ पर ना एक टर्म आता है, जैसे लिखते हैं हम लोग के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है, जिसको परमिटिविटी बोलते हैं इसको हम लोग, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको परमिटिविटी बोला जाता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड में आपको बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मिलता है, जैसे आप एक स्ट्रेट वायर का निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, इन्फिनिट वायर का, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, मतलब कोई भी फॉर्मूला लेंगे आप, चाहे रिंग का लें चाहे स्ट्रेट वायर का लें, आपको ये टर्म आएगा जरूर म्यू नॉट। तो म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो यहाँ पर जो एक्सप्लेन करना चाह रहा है ना, वो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि अगर हम फ्री स्पेस, दैट मीन्स कि वैक्यूम के अलावा हम किसी दूसरे मीडियम में जाते हैं, तो हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लेकर के एप्सिलॉन लेंगे, म्यू नॉट नहीं लेकर के हम म्यू लेंगे। ओके, समझ में आया? जैसे यहाँ पर c इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए दिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले जब बता रहा था, तब दिखाया था कि c इज इक्वल टू होता है ये वाला फॉर्मूला, मतलब c इज इक्वल टू 1/√ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो अगर मीडियम चेंज हो गया, जैसे कि इसमें रे ऑप्टिक्स में हम जानते हैं इस चीज को, जब मीडियम चेंज होता है, ठीक है, तो लाइट का स्पीड भी चेंज होता है। ठीक, तो अब नया स्पीड क्या होगा लाइट का, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मीडियम का आपको परमिएबिलिटी और परमिटिविटी रखना पड़ेगा, मतलब v इज इक्वल टू √ओवर म्यू एप्सिलॉन रखना पड़ेगा, म्यू एंड एप्सिलॉन। ठीक, समझ में आ गया? तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इनसाइड मीडियम्स आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक permeability. Okay, this describe the factors by which the total fields differ from external fields. ये हमें ये बताता है कि टोटल जो फील्ड है ना वो एक्सटर्नल फील्ड से कितना ज्यादा डिफर करेगा। ओके, दिस रिप्लेस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इन द डिस्क्रिप्शन टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मतलब जहां जहां भी अब अगर मीडियम अगर डिफरेंट आ गया वैक्यूम के अलावा, तो फिर जहां जहां भी ये एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो होता है ना ये मीडियम के लिए डिफाइन होता है ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, डिफरेंट मीडियम जो भी होगा, ठीक है, उसके लिए डिफाइन यहाँ पर होता है। इवन एक रिलेटिव टर्म भी आता है जिसको बोला जाता है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ये सब बोला जाता है। तो रिलेटिव जो परमिटिविटी होता है ना, ये होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, एक मिनट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक, तो इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए मीडियम का परमिटिविटी जो आएगा वो एप्सिलॉन आर, मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, इसको एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसी टाइप से इसका भी आता है कि म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो यहाँ से मीडियम का जो परमिएबिलिटी आएगा ना वो रिलेटिव परमिएबिलिटी इनटू फ्री स्पेस का परमिएबिलिटी, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ रिप्लेस करके पुट कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ रिलेशन क्या आएगा। देखिए जैसे ये म्यू आर हो गया म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है, तो आपको यहाँ से मीडियम का क्या मिला, रिलेटिव परमिएबिलिटी इंटू म्यू नॉट। ठीक है, और यहाँ से एप्सिलॉन क्या मिला आपको, तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब बोला गया कि ठीक है दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करेगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जब एंटर करेगा, ओके, तब इसका क्या होगा स्पीड, तो आप क्या लिखेंगे, म्यू एप्सिलॉन, है ना, 1/√ओवर म्यू एप्सिलॉन, मतलब कि परमिएबिलिटी 1/√ओवर परमिएबिलिटी इंटू परमिटिविटी। तो अब यहाँ पर आप इसको रिप्लेस कर दीजिए कि म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखें ठीक से, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए अगर, तो मैं ऐसे लिखूंगा म्यू आर एप्सिलॉन आर इनटू, मैं इसी चीज को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करके लिखूंगा, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो 1/√ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये वाला जो पार्ट है ना, ये ब्रैकेट के अंदर ये पार्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, c बन जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू c अपॉन √ओवर म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक, तो यहाँ से √ओवर म्यू आर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, c बाई वी। और ये जो c बाई वी होता है ना, ये रे ऑप्टिक्स में आपको मालूम होगा, मैंने पढ़ाया है, वहाँ पे अपलोड भी किया है वीडियो एनसीईआरटी बेस्ड, तो आप जाकर जरूर वहाँ पे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो ये c बाई वी होता है ना, ये एक्चुअली में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है।
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम डिफाइन करते हैं, बोलते हैं। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला क्या आ गया कि हमें अगर रिलेटिव परमेबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी अगर दिया हुआ है तो हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। किसी भी मीडियम का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर ये समझ में आ गया होगा डेरिवेशन जो भी अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर जो बोला है ना, वो यही चीज बोला था कि रिलेशन यहाँ पे मतलब स्पीड का आ जाएगा दूसरे मीडियम में भी। द वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, है ना। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के जो प्रॉपर्टीज है उस पर भी डिपेंड करेगा। वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम with respect to other medium is equal to the ratio of velocities of the light in the two media। ठीक है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर की मतलब रे ऑप्टिक्स की बात कर रहा है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जिसका वीडियो लेक्चर मैंने डाल दिया है। आप जरूर जाकर के देखिए, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा यहाँ पर, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं कि इसको डिफाइन किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को C/V के फॉर्म में, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, इट हैज बीन shown by the experiments on the electromagnetic waves of different wavelengths that this velocity is same, that independent of wavelength, ठीक है, to within a few meters per second out of a value 3 into 10 to the power 8 meter per second. The constancy of the velocity of EM waves in vacuum is so strongly supported by experiments, and actual value is so well known now that this is used to define standard of length। ठीक है, मतलब वैक्यूम में थ्रू आउट ये कांस्टेंट रहेगा, इसी के बारे में बोल रहा है। कॉन्स्टेंसी का मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट होना, मतलब ईएम वेव्स का जो वेलोसिटी है वो थ्रू आउट जो वैक्यूम होगा ना, वो स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंट्स का मतलब हुआ कि एक्सपेरिमेंटली इस चीज को प्रूव किया गया है कि ये करेक्ट होगा। सिर्फ वर्बली बोलने से नहीं हुआ, इसको प्रूव भी किया गया है कि थ्रू आउट द वैक्यूम ये एक ही स्पीड मतलब एक ही वैल्यू रहेगा 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो इसमें हम लोग अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं कि नहीं डिफरेंट हो सकता है, जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक नहीं होगा चेंज। ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया है। ओके, द एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर है ना, ये लाइन आपको समझा दिया कि यहाँ पे स्टैंडर्ड लेंथ को डिफाइन किया गया था। ओके, द ग्रेट टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टेम्स फ्रॉम देयर कैपेबिलिटी टू कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब यहाँ से ये भी चीज को मतलब प्रूव किया गया है कि ये एनर्जी को कैरी करता है। वैसे भी हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको मिला होगा कि कैपेसिटर में जो एनर्जी होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है ना, वो हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी होता है वो होता है बी नॉट स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, अपॉन 2 म्यू नॉट। मतलब कि यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के फॉर्म में होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक का मतलब तो मैग्नेटिक हो ही गया। दैट मीन्स कि इस वेव के पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है यहाँ पर। ठीक है, इस फॉर्म में यहाँ पर भी यही फॉर्मूला होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी एनर्जी के लिए। तो ये दोनों एनर्जी यहाँ से कैरी हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों एनर्जी यहाँ पे ये कैरी कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह में। ठीक है, क्योंकि अगर वेव ट्रैवल करेगा दैट मीन्स कि एनर्जी कैरी होगा, एनर्जी ट्रैवल करेगा। ओके, द रेडियो एंड टीवी सिग्नल्स फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन कैरी एनर्जी। लाइट कैरीज एनर्जी फ्रॉम द सन टू द अर्थ, मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक भी एनर्जी ट्रैवल होता है। ठीक है, दस मेकिंग लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पर इस क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 8.1, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम E is equal to 6.3 joule volt per meter. What is B at this point?
यहाँ पर बी का वैल्यू क्या होगा इस पॉइंट पे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देखें अभी कुछ देर पहले कि सी इज इक्वल टू क्या होता है, ई बाई बी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर जो होता है वो सी के स्पीड से मूव करेगा, ठीक। कुछ मेंशन नहीं हो तो सी के स्पीड से आपको लेना है इस चीज़ को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमें चाहिए बी तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से बी इज इक्वल टू ई बाई सी। तो ई बाई सी रख करके जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मालूम हो जाएगा, ठीक है। टू फाइंड द डायरेक्शन वी नोट दैट ई इज अलोंग वाई एक्सिस, है ना, ई इज अलोंग वाई एक्सिस है क्योंकि ई यहाँ पे वाई एक्सिस में दे रखा है ना, ठीक है। और प्रोपागेशन एक्स में दे रखा है and the wave propagates along z axis, therefore b should be in the direction perpendicular to x and y axis, because हम लोग जानते हैं कि e b और प्रोपागेशन तीनों परपेंडिकुलर होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो अगर x में यहाँ पर प्रोपागेशन है, y में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो z एक्सिस के अलोंग क्या होना चाहिए, z एक्सिस के अलोंग होना चाहिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा ई क्रॉस बी, मतलब ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि ये ई क्रॉस बी होता है फॉर्मूला यहाँ पर, शुड बी अलोंग एक्स डायरेक्शन, मतलब ये क्योंकि जो वेव प्रोपागेशन है ना इसका डायरेक्शन ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से निकलता है, ठीक है। यहाँ पर आप जब इसको मतलब पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में तो बच्चों दिया नहीं है बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में, है ना। तो अलग से जब पढ़ाऊंगा ईएमडब्ल्यू आपको तब वहाँ पे पूरे डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। तो ई क्रॉस बी शुड बी अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब यहाँ से आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा कि हम जैसे ई को तो जे कैप ले रहे हैं, है ना, बी वेक्टर को हम ऐसा क्या लें जिससे कि मुझे फाइनल रिजल्ट प्रोपागेशन का आई कैप मिल जाए। तो यहाँ पर मुझे के कैप लेना चाहिए बी की जगह पे, तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। तो अलोंग जेड डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन, दैट मीन्स कि के कैप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, the magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by By is equal to 2 into 10 to the power minus 7 Tesla sine 0.5 into 10 to the power 3 x plus 1.5 into 10 to the power 11 t। पूछ रहा है कि what is the wavelength and frequency of the wave, write an expression for the electric field। अब यहाँ जो इक्वेशन दिया हुआ ना इसमें ये हो गया बी नॉट, ये जो पूरा है ना ये कंप्लीट बी नॉट हो गया, एंड एक्स के साथ जो होता है ना ये के होता है, क्योंकि इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड का क्या था बच्चों, बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, है ना। तो कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा यहाँ पर कि के की जगह पे क्या लिखेंगे आप, के की जगह पे लिखेंगे 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3, और के क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा होता है, जिसको हम प्रोपागेशन वेक्टर या प्रोपागेशन कांस्टेंट बोलते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लेना है तो 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहाँ से आप लैम्डा निकाल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 पाई अपॉन 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको लैम्डा मालूम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर सॉल्व कर रखा है, तो सेंटीमीटर 1.26 आ जाएगा। ये कंप्लीट ओमेगा है, यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ना ये ओमेगा है, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू आपको क्या मालूम होगा, ओमेगा इज इक्वल टू लिखा जाता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और ये कितना गिवन है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आपको मालूम हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 अपॉन 2 पाई करके, ठीक है। तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी भी मालूम हो जाएगा, देखिए 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 अपॉन 2 पाई करके, तो इतना फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ जाएगा, गीगाहर्ट्ज में ये, ठीक है। तो ये दोनों मालूम हो गया। अब बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन लिखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखने के लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो उसके लिए आपको ई नॉट चाहिए होगा, तो ई नॉट कैसे निकलेगा, तो सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट से निकलेगा, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, तो यहाँ से बी नॉट इंटू सी मल्टीप्लाई करके ई नॉट निकालेंगे, और उसी ई नॉट को ले जा करके यहाँ पर आप पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो 60 हो गया ना, यहाँ पर 60 आ गया, ठीक है। बाकी जो है ना ये के वाला पार्ट, बाकी सारी चीज़ें ये वाला सारा चीज़ ये सेम रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या है, ये सेम है बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक, समझ में आ गया। अब अगर कोई स्टूडेंट अगर इसके सॉल्यूशन समझना चाहेगा तो उसको कन्फ्यूजन होगा कि पी क्या है, तो बच्चों यहाँ पर जो पी लिखा है ना, इस पी का मतलब यहाँ पे पाई है, 2 पाई कॉमन कर लिया है, ठीक है।
समझ में आ गया? 2 पाई कॉमन कैसे किया है? तो अगर वो भी समझना है आपको तो मैं आपको बता देता हूँ कि b इज इक्वल टू बी नॉट साइन, और ये जो k होता है ना, k को लिखा जाता है 2 पाई बाई लैम्डा, और ये ओमेगा को 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। तो यहाँ देखो दोनों जगह 2 पाई आ गया ना, 2 पाई कॉमन कर लो, बी नॉट साइन 2 पाई, तो यहाँ पे क्या होगा x बाई लैम्डा, और इधर में t बाई टी। अगर प्लस में है तो प्लस, मान लो इक्वेशन प्लस में तो प्लस, माइनस में है तो माइनस लिखिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अब प्लस कब आता है माइनस कब आता है ये आपको वेव मोशन में समझ में आएगा, जब वेव मोशन हम लोग पढ़ेंगे तब। ठीक, अब बच्चों ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो आपको आज इवनिंग तक या फिर कल आपको मिलेगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ये सेक्शन अलग रहे, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बिल्कुल सेक्शन अलग रहे, ताकि आपको मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे फिर से अलग से डिटेल में समझा सकूँ, बता सकूँ। ओके, तो इस टॉपिक को हम लोग अलग से कवर करेंगे, उसका भी वीडियो आपको आज शाम तक या फिर कल मॉर्निंग तक मिल जाएगा आपको। ओके, थैंक यू बच्चों।